हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको अक्सर ही एग्जाम में रिपीट करते हुए देखा गया है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख सके। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कैलेंडर टॉपिक से है। बोला गया है 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जुलाई 1977 का दिन हमें पता है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दिन शुक्रवार था। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका वास्तव में रेफरेंस कैलेंडर का है। तो पूछा क्या है 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन, तो हमें बताना है 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा। 1 जुलाई 1970 का दिन हमें बताना है। 1 जुलाई 1977 का दिन पता है, 1970 का दिन हमें बताना है। किसी भी पर्टिकुलर तारीख का दिन दिया जाए और इसके बेसिस पर अगली तारीख का दिन आपसे पूछा जाए तो यह क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का होता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा, तो फिर इसको हम लोग अलग मेथड से बनाएंगे। जब आगे आने वाले सेट में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसे भी हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि कैलेंडर हो या ब्लड रिलेशन हो या रैंकिंग हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो, जो भी रीजनिंग का टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा रखा है उन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। अगर किसी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप उस टॉपिक को देख सकते हैं पूरा। हमने इन सब चीज़ों को भी पूरे डिटेल में पढ़ा रखा है। चलिए तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार है, तो 1 जुलाई 1970 का दिन बताना है। तो देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, तो इस दोनों से तो कोई मतलब नहीं है। ईयर के केस में देख लीजिए कितने साल का अंतर है, तो ईयर के केस में 7 साल का अंतर है। तो 7 साल अंतर तो यह हो गया, 7 विषम दिन तो यह हो गया। अगर डेट सेम हो, मंथ सेम हो, केवल ईयर में डिफरेंस हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ईयर का डिफरेंस है उसको लिखेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे इसके बीच में जितने भी लीप ईयर आएंगे उसको। तो 1970 से 77 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, लीप ईयर उसको बोलते हैं जिसका अंतिम 2 अंक 4 से पूरा कट जाए। तो 70 4 से नहीं कटेगा, 71 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा। तो 1972 एक लीप ईयर, और एक बार कोई लीप ईयर आ गया तो फिर 4 साल बाद, तो 72 के बाद 76, उसके बाद 80। तो 70 और 77 के बीच में 72 और 76 कितना लीप वर्ष बनेगा, 2 लीप वर्ष बनेगा। इन 2 वर्षों के बीच में कुल कितना लीप वर्ष, तो 70 और 77 के बीच में एक 72 और एक 76, 2 लीप वर्ष बनेगा। तो 2 इसमें ऐड कर लीजिए, कुल मिला के कितना आ गया, कुल मिला के आपका 9 आ गया। पुनः समझ लीजिए क्या करना है, सबसे पहले इन वर्षों में जो डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद इनके बीच आने वाले जितने भी लीप ईयर होंगे उसको इसमें हम ऐड करेंगे। तो 7 और 2 कितना आ गया, 9। अब देखिए यह वैल्यू अगर 7 से बड़ा आ जाए तो इसमें 7 से भाग करके शेष को लिखिएगा। तो 9 में 7 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 2। 7 से भाग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन रिपीट होके आ जाता है। तो जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आता है ना तो उसमें हम लोग 7 से भाग करते हैं और उसके रिमाइंडर को लिखते हैं, 7 शेष को लिखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 25 दिन बाद क्या होगा, तो 25 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 तिहाई का शेष क्या होगा, 4, यानी आज से 25 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 4 दिन बाद होगा। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें 7 से भाग करेंगे, अगर 7 से बड़ा होगा और भाग करने के बाद शेष लिखेंगे तो शेष कितना आ गया, 2। यही आपका कहलाएगा विषम दिन। तो 70 से 77 के बीच में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, 2 विषम दिन बनेंगे। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है कि अब आप सोचिए कि हमें कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे। आगे अगर जाना होगा तो निकाले गए विषम दिन को हम प्लस करेंगे और पीछे जाना होगा तो निकाले गए विषम दिन को माइनस करेंगे। आगे जाना होगा तो प्लस और पीछे जाना होगा तो माइनस। तो 77 का दिन पता है और 70 का निकालना है। 77 का पता है, 70 का निकालना है, यानी पीछे जाना है ना। 77 से पीछे चलेंगे तभी तो 70 में पहुंचेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ऑड डे आप निकाले हैं उसको माइनस कर लीजिए। शुक्रवार माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, विकल्प ए आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला देख लीजिए क्या है। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और ब्लड रिलेशन के टॉपिक को सोल्व करने के लिए हम लोग प्लस माइनस मेथड का यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है ट्रायंगल और सर्कल वाला। ठीक है, कंप्लीट मेथड का वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे एक्स और वाई भाई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम जनरेशन का है, दोनों को साथ में रखेंगे
और जो भाई है उसको ट्रायंगल में बंद। जिसका भी जेंडर पता चल गया उसको हम बंद कर देंगे, जिसका भी जेंडर पता चल गया उसको या तो ट्रायंगल में या सर्कल में बंद करेंगे। ट्रायंगल में उसको बंद करेंगे जो पुरुष होगा और सर्कल में उसको रखेंगे जो महिला होगी। तो एक्स भाई है तो एक्स ट्रायंगल में वाई का, अब वाई भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, जब साथ में आए तो समझ जाइएगा कि भाई बहन ही होगा। अब वाई जेड की पत्नी है, वाई पत्नी है किसकी, जेड की, वाई पत्नी है जेड की। अब वाई का जेंडर क्लियर हो गया कि पत्नी है, किसका पत्नी है, जेड का, तो जेड पक्का पति होगा, तो दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। और पति पत्नी के बीच में प्लस साइन आप हमेशा यूज करिएगा, पति पत्नी के बीच में, क्योंकि प्लस साइन यूज नहीं करिएगा तो दोनों भाई बहन हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, जेड डब्लू का पुत्र है। अब जेड जो है वह किसका पुत्र है, डब्लू का, तो जेड से ऊपर डब्लू रहेगा, ठीक है, चूंकि डब्लू जो है वो जेड से एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर रहेगा। जेड किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, और डब्लू भी की पत्नी है। अब देखो डब्लू जो है ना, डब्लू यह पत्नी है तो सर्कल में बंद करिए, किसकी पत्नी है, भी की, तो भी पति होगा डब्लू का, तो भी और डब्लू के बीच में प्लस साइन यूज कर लीजिए, बस हो गया। तो भी और डब्लू पति पत्नी, जेड का डब्लू माता हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, इस दोनों का यह संतान हो जाएगा, इस दोनों का यह बहू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमें संबंध क्या बताना है। तो बताना है भी का वाई से, वाई का संबंध मत बता दीजिएगा, कभी कभी उल्टा लोग आंसर कर देता है। आप इसके बारे में बताइएगा कि यह कौन है, जिसके साथ का लगा रहेगा उसके बारे में बताइएगा कि यह कौन है इसका। तो भी कौन है, वाई का, देखो भी कौन है, भी कौन है, वाई का, भी कौन है, वाई का, तो वाई के पति का पिता, वाई के पति का पिता है भी, यानी कि भी ससुर हो जाएगा वाई का, आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर इस मेथड से बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अल्फाबेटिकल सीरीज से है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर H और P के बीच, देखो H और P के बीच का अक्षर हमें बताना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, H + P/2 करेंगे, इसके बीच का अक्षर निकल जाएगा। अच्छा आप हमें बताओ कि इंग्लिश अल्फाबेट में H कितना नंबर पर, 8 नंबर पर। देखो ना, जब आप H लिखोगे ना तो यह 8 जैसा दिखता है, जब आप I लिखते हैं तो 9 जैसा दिखता है, G जब आप लिखते हैं तो इसमें 7 छिपा हुआ रहता है, तो G 7 पे होता है ना। इस तरीके से कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 24 × 7, है ना, 24 × 7 कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिलता है, ATM पे मिलेगा, इसके अलावा किसी अस्पताल में लिखा हुआ मिलेगा। तो 24 × 7 लिखने का उसका मतलब होता है कि 24 घंटे और 7 दिन, बट हम लोग क्या पकड़ेंगे यहाँ से कि 24 × 7 यानी कि इसको मानेंगे x कितना नंबर पर, 24 नंबर पर। तो इस तरीके से हम लोग हर एक लेटर को याद करेंगे, हर एक लेटर को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे काम का लेटर है उसका यूज कर लेते हैं। तो H कितना नंबर पर, 8, और P होता है 16 नंबर पर, तो 16 और 8 24, 24/2 कितना हो जाएगा, 12। हमें क्या बताना है कि H और P के बीच कौन है, तो H 8 नंबर पर, P 16 नंबर पर, 8 और 16 24, 24/2 यानी कि 12, 12 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, L होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। किसी के भी बीच का अक्षर निकालना होगा तो दोनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ के उसमें भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करने पर जो संख्या है 12, 12 नंबर पर बाईं ओर से 12 नंबर पर अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन सा लेटर है, L है। इसको आपको याद करना पड़ता है कि कितने नंबर पर कौन सा लेटर आता है। आगे देखिए, किसी वीडियो में इसको हम पूरा याद भी आपको करवा देंगे। अगला है अक्षर श्रृंखला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, देखो कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं 10वां, देखो दोनों बायां बायां है, दोनों क्या है, बायां बायां, तो हमारा आंसर बाएं से ही निकलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो पहले बोलेगा हमारा आंसर उसी ओर से निकलेगा। अगर क्वेश्चन में बाएं बोले तो आंसर बाएं से, क्वेश्चन में पहले दाएं बोले तो आंसर दाएं से निकालेंगे। दूसरी चीज के देखो नंबर्स देखो कितना है, बाएं से 15वां तो 15 लिखो, फिर आगे देखो बाएं से 10वां तो 10 लिखो, दोनों नंबर को आप लिखो। बाएं से 15वां के बाएं 10वां, हमें क्या बताना है कि बाएं से जो 15 नंबर पर है तो बाएं से 15 नंबर पर O होता है। अब उसके बाएं 10वां, तो बाएं से जो 15 नंबर पर है जैसे MNO, अब इसके बाएं चलेंगे तो फिर वापस इस तरफ लौट चलेंगे, वापस हम लोग A के तरफ लौट चलेंगे, चूंकि बाएं से 15 नंबर पर चल गए। अब इसके बाएं तो इस तरफ चलेंगे हम, कौन सा लेटर है, तो अगर दोनों बाएं बाएं रहे तो घटा लीजिएगा, और अगर दोनों दाएं दाएं रहे फिर भी घटा लेंगे। जोड़ेंगे कब, जब एक बायां हो और एक दायां हो। बाएं दाएं रहने पर जोड़ लेंगे, दाएं बाएं रहने पर जोड़ लेंगे, लेकिन दाएं दाएं रहे तो घटाएंगे, बाएं बाएं तो घटाएंगे। कुल मिला के 2 रंग तो जोड़कर और 1 रंग तो घटाकर, तो 1 रंग है तो घटा लेंगे। और क्वेश्चन में जो पहले बोलेगा आंसर उसी ओर से, तो बाएं से 15 - 10 यानी कि 5, और बाएं से 5 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, E। बाएं से 5वें नंबर पर E होता है।
ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, ई पांचवें नंबर पर होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें और इसके बीच में 3। देखो राजू ऊपर से 10 नंबर पर है, ठीक है, रवि नीचे से 21 नंबर पर है और इसके बीच में कितना है, 3 है। तो बोला इस पंक्ति में कुल कितने छात्र, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे और बीच सबको आपस में ऐड करना है। कभी कभी लेफ्ट से देता है, राइट से देता है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर देंगे। टोटल कितना व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। अच्छा एक और तरीका होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, दोनों तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बाएं से संख्या दे, दाएं से दे और बीच में व्यक्ति का संख्या दे दे, यह चीज बाएं दाएं के बदले ऊपर नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से इतना नंबर पर ए, नीचे से इतना नंबर पर बी और इसके बीच में इतना व्यक्ति दे, तब आपसे पूछे कि पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक तो फॉर्मूला यूज सिंपल सा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो राजू ऊपर से 10, रवि नीचे से 21, बीच में 3, सबको जोड़ लीजिए, 10 और 21, 31 और 3 कितना, 34। आंसर भी हमारा मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34। तो इस मेथड से निकलता है आपका अधिकतम व्यक्ति। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर हम निकाले तो लेफ्ट से यानी कि ऊपर से 10 नंबर पर रवि, राइट से यानी कि नीचे से 21 नंबर पर यह है, और माइनस मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में 3, 3 और 2 5, 5 माइनस करेंगे, 21 और 10 31, 31 में से 5 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 26। तो इस पंक्ति में 26 व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल और लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल में 2 जोड़ के भी घटाएंगे। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करेंगे, जब अधिकतम व्यक्ति निकालना होगा उस पंक्ति में। दोनों तरीके से सवाल पूछता है कि अधिकतम बताइए, न्यूनतम बताइए। तो अधिकतम बोलेगा तो यह फॉर्मूला, न्यूनतम बोलेगा तो यह फॉर्मूला। इस पंक्ति में 34 व्यक्ति भी हो सकता है और 26 व्यक्ति भी हो सकता है। अगर अधिकतम बोले तो 34 आंसर, न्यूनतम बोले तो 26 आंसर, और अगर कुछ ना बोले तो हम दोनों निकालेंगे, 34 भी और 26 भी, जो ऑप्शन में होगा वह आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 34 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक क्या हो गया आपका लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और एक हो गया आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करिएगा, जब बाएं से किसी और व्यक्ति का स्थान, दाएं से किसी और व्यक्ति का स्थान, उसके बीच में कुल कितना व्यक्ति दिया जाए, या ऊपर से किसी और व्यक्ति का स्थान, नीचे से किसी और व्यक्ति का स्थान, इसके बीच में कितना व्यक्ति यह दिया जाए। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दो फॉर्मूला, पहला सिंपल लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, इससे अधिकतम व्यक्ति निकलेगा, और लेफ्ट प्लस राइट तो करेंगे ही, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2, इससे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब से हमें बताना है इस आकृति का जल प्रतिबिंब, और अगले क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब बताना है। और दोनों ही चीज आपका, दोनों ही कॉन्सेप्ट आज का आज क्लियर हो जाएगा। देखो जल में क्या होता है ना कि यह ऊपर को बस नीचे बना देता है, ऊपर को क्या करता है, नीचे बना देता है। जैसे इसमें देख लीजिए एरो नीचे की ओर है, अगर जल में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो हमें ऐसे दिखा देगा ऊपर, मतलब क्या करता है कि नीचे को ऊपर, जैसे इस तरीके से है ना, तो अपने स्थान पर नीचे से ऊपर कर देगा। बस नीचे से क्या करता है ऊपर, टॉप को बॉटम या बॉटम को टॉप, जो कहिए, अपने जगह पर ऊपर से नीचे करता है जल में। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई आकृति है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसको ऊपर से नीचे करेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इस तरीके से बना देना, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। जल में प्रतिबिंब अगर ऐसा है तो इसी तरीके का दिखेगा, इस तरीके का है तो ऐसा ही दिखेगा। मतलब जल में जो है ना सिर्फ क्या करता है, ऊपर से नीचे करता है। हाँ, अगर एरो हम इस तरीके से बना देंगे तो अब इसको क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। क्लियर। चलिए अब चलिए इसका जल प्रतिबिंब खोजिए। होगा क्या कि यह जो पार्ट है ना, जो पेंटेड भाग है, वह कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो किस विकल्प में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 विकल्प आपका आंसर गलत हो गया। तो चौथा विकल्प आपका आंसर हो ही जाएगा। क्या होगा, यह वाला पार्ट ऊपर आएगा और यह जो पार्ट है वह नीचे आएगा, तो इस तरीके का शेप बनेगा। तो आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि जल में क्या होता है कि ऊपर से, अपने स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर आकृति पलट जाती है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण प्रतिबिंब से है। यहां पे दर्पण रखा गया है ए और बी, यह दर्पण का पोजीशन है, और दर्पण क्या करता है, राइट को लेफ्ट में बदलता है। जो ऊपर है वह ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वह नीचे ही रहेगा। सिर्फ राइट को यह क्या करता है, राइट को यह चेंज करता है लेफ्ट में, और लेफ्ट को चेंज करता है राइट में। तो देखिए यह तो आपका आंसर नहीं होगा,
यह भी आपका आंसर नहीं होगा, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। देख लीजिए, सीधा तो होगा नहीं, सिर्फ राइट को, यानी यह वाला जो पार्ट है इस तरफ आ जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प 4। सीधे अपने जगह पर राइट से लेफ्ट, राइट को क्या बना देगा, लेफ्ट, यानी कि यह वाला पार्ट जो है वह इस तरफ दिखेगा और उभरा हुआ भाग उस तरफ दिखेगा। तुम्हारा आंसर विकल्प 4 हो जाएगा। बड़े आराम से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बस 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला कि जल में क्या होता है कि ऊपर से नीचे प्रतिबिंब बनता है और दर्पण में राइट से लेफ्ट। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, क्लॉक से है। सायं 4:30 बजे, अब सायं 4:30 हो या मॉर्निंग 4:30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:30 के बीच। देखो जब 4:30 होगा तो घंटा वाला सुई 4 पे होगा, मिनट वाला 6 पे होगा, तो इसके बीच में कोई ना कोई तो कोण बनेगा ना। तो इसी कोण के विषय में बोला गया है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम इसको ना फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें एंगल बताना होगा, तो वह फॉर्मूला है 60h। वैसे भी 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60h माइनस 11m बट्टा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बस 60h माइनस 11m बट्टा 2, इस फॉर्मूला का उपयोग करके कोई भी टाइमिंग दे उसका हम लोग एंगल बता सकते हैं, कोण बता सकते हैं। h के जगह क्या लिखोगे आप, आवर वाला समय, जैसे यहाँ h का वैल्यू कितना है 4 और m का वैल्यू कितना है 30 है। लगाइए फॉर्मूला 60 गुने h, तो 60 गुने 4 240। अरे h के जगह आप रखोगे अगर 4, तो 60 गुने 4 240 ही होगा ना। और 11 गुने m, तो m के जगह 30, तो 11 तिया 33 यानी कि 330 हो जाएगा। और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। देख लो h के स्थान पर क्या लोगे आप, 4 लोगे, और m के स्थान पर 30 रखोगे, तो 11 गुने 30 330। अब बड़का में से छोटका आप घटाना, तो 330 बड़ा है, इसमें से 240 माइनस करिए, 90 होगा। और 90 बट्टा कितना 2, 90 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 45, यानी हमारा आंसर कितना बन जाएगा 45 डिग्री। देख लीजिए विकल्प में है, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होगा कि विकल्प में 45 डिग्री नहीं मिलेगा, तो गौर से देखिएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस तरीके का 4.5 ऐसे ही बजेगा, तो एक कोण तो इस तरफ से बनेगा, तो यह 45। अच्छा कई बार ना, और एक कोण तो इधर से भी बन सकता है ना, इस तरफ से भी। तो कई बार क्या होगा कि यह वाला कोण ना देकर के ऑप्शन में इधर वाला कोण दे देगा, तो हम क्या करेंगे कि यह पूरा मिला के तो 360 डिग्री होगा। तो एक कोण हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरा कोण हम लोग 360 में से माइनस कर लेंगे। जो एंगल आप निकाले हैं कितना है 45, तो 360 में से 45 माइनस करिए, कितना होगा 315। तो सेम टाइम में हमेशा 2 एंगल बनेगा, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। कोई भी टाइमिंग हो हमेशा 2 कोण, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। इस फॉर्मूला से एक कोण निकलेगा। अगर दूसरा कोण का माप आपको चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे 360 में से माइनस करेंगे। अगर ऑप्शन में 45 है तब तो ठीक है, नहीं तो 360 में से 45 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाता 315 डिग्री हो जाता। अल्टीमेटली आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, 60h माइनस 11m बट्टा 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुज। हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले बेसिक फिगर इसमें ढूंढेंगे कि बेसिक फिगर कौन है। देख लीजिए यह हमारा बेसिक फिगर है। 4 तरीके का बेसिक फिगर आपका बनता है, ठीक है। और काउंटिंग फिगर का भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो एक तो आपका यह आकृति हो गया, देख लीजिए इस तरीके का अगर आकृति हो ना, तो इसमें काउंट करने का तरीका है कुल कितना त्रिभुज। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको डबल कर दीजिए, तो 4 का डबल 8, यानी इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें ऐसा आकृति दे दिया जाए, देख लो इस तरीके से दे दिया जाए, अब पूछा जाए कितना त्रिभुज होगा, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6 आया, 6 का डबल 12, इस आकृति में 12 त्रिभुज है। तो वैसे ही यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, तो 16 तो आपका इसमें हो गया लाल वाले में, जो यह लाल वाला है इसमें कितना हो गया 16 हो गया। अब ऊपर वाले में चलिए, इसमें इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, यह अलग बेसिक फिगर है, इसमें देख लीजिए कितना त्रिभुज, तो इसमें कुल मिला के 3, एक यह वाला एक यह वाला और एक पूरा बड़ा, 3 त्रिभुज हो गया। तो 3 यह हो गया, तो 16 और 3 कितना 19, तो हमारा आंसर 19 से तो बड़ा होगा, लेकिन 19 नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन होगा, जो इस दोनों आकृति को देखिए, इसमें कितना है 8 और इस वाले में कितना था आपका, इस वाले में आपका कितना था, इस वाले आकृति में आपका 3 था। अब देखो तो कोई ऐसा भी ट्रायंगल है जो इस दोनों आकृति को सटने से बना हो। हाँ सर, यह वाला जो त्रिभुज है
वह इस दोनों आकृति के मिलने से बना है, जिसका सीमा रेखा जो है इस दोनों को मिला के है, जो ऊपर वाला आकृति में शुरू हुआ नीचे वाला में खत्म। तो एक बाएं में और एक दाएं में, यह दो ऐसा त्रिभुज बन रहा है जो दोनों आकृति के मिलने से बन रहा है। अगर इसको हम हटा देंगे, इस पार्ट को अगर हम अलग कर देंगे, तो क्या यह त्रिभुज हमारा बन पाएगा? नहीं। तो इस दोनों आकृति के मिलने से जो त्रिभुज बनेगा वह एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस वाले आकृति में देखो कितना 16 और इसमें 3, और इस दोनों आकृति के मिलने से बना है 2 और एक्स्ट्रा, यानी 16 3 19 और 2 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21। इस पूरी आकृति में कुल मिला के 21 त्रिभुज होगा। आगे चलिए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका डाइस टॉपिक से है। बोला है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो पासे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तरीका यह कहता है कि इस दोनों में कॉमन खोजिए कि कौन है। तो देखिए 4 कॉमन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में लिखिए। तो 4 और 4 के बाद क्या लिखेंगे? 6, और 6 के बाद क्या लिखेंगे? 2। कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में, और जो काम पहले डाइस के लिए किए हैं वही दूसरे के साथ। कॉमन संख्या से सभी संख्या को क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है 4 3 1, तो 4 3 1। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, या 2 के विपरीत, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, और 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबर कभी रिपीट नहीं करेगा। तो 4 के सामने क्या होगा? तो जो नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 6 3 1 2 4 सब दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 4 के सामने क्या होगा? 5। तो हमें बताना था 4 के विपरीत क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। अगर इसमें 1% भी डाउट होगा, 0.something% भी डाउट होगा, तो वह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। अब कथन के हिसाब से हम लोग डाटा एब्जॉर्ब करेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। अपने मन से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना है। तो पहला कथन देखिए क्या है, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, और दूसरा मानसिक तनाव चिंता का कारण है। भ्रम से क्या होता है? मानसिक तनाव, और मानसिक तनाव से क्या होता है? चिंता। ठीक है, अब इसके आधार पर निष्कर्ष, चिंता एक बीमारी है, क्या यहाँ पे कहीं बीमारी का चर्चा किया गया है? नहीं। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया इसके बेसिस पर। आगे, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। हाँ, भ्रम मानसिक तनाव का कारण है और मानसिक तनाव से चिंता होता है, यानी भ्रम से मानसिक तनाव और मानसिक तनाव से चिंता। इसका मतलब है कि भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। तो निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए कथन क्या है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह आपका कथन है कि सुबह का सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसके आधार पर देखिए कौन सा निष्कर्ष बनता है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के जाते हैं। यह तो गलत होगा ना। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी स्वस्थ लोग हैं सब सुबह सैर के लिए जाता ही है। हालांकि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, शाम की सैर हानिकारक है। क्या इससे ऐसा कुछ स्पष्ट हो रहा है कि सुबह का सैर लाभदायक है, लेकिन क्या शाम का सैर हानिकारक हो जाएगा इस बात से? नहीं। तो दोनों का दोनों गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों गलत। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। सभी पत्थर हीरे हैं। तो कथन के हिसाब से अब वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी पत्थर हीरे, देखो जो भी पत्थर है ना, सब का सब क्या है? हीरा। तो पत्थर के ऊपर से हीरा। ओके, पत्थर के ऊपर से हीरा। आगे, कुछ हीरे मोती हैं। अब हीरा का कुछ हिस्सा क्या है? हीरा का कुछ हिस्सा आपका मोती है, तो केवल हीरा का हिस्सा मोती में ले जाएंगे। अब हो गया। चलिए कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना लिए। अब वेन डायग्राम के हिसाब से हम निष्कर्ष निकालेंगे। हमेशा कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के हिसाब से निष्कर्ष। अब निष्कर्ष पहला, कुछ मोती पत्थर है। तो मोती पत्थर कॉमन है? नहीं है। देखो पत्थर यहाँ है, मोती यहाँ है, कॉमन नहीं है, तो यह गलत। कुछ हीरे मोती हैं, हीरा के साथ मोती कॉमन है, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2, सिर्फ निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टॉपिक से है। एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है, योगा, जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। देखो सर नीचे और पैर ऊपर, यानी कि उल्टा है। सर नीचे है और पैर कहाँ है? ऊपर। बोला है कि उसका मुख जो है वह पश्चिम दिशा में है। चेहरा कहाँ है? पश्चिम दिशा में। तो बायां हाथ कहाँ होगा? देखिए उसका मुख जो है पश्चिम दिशा में है, तो बोला है कि बायां हाथ कहाँ होगा? तो चूंकि व्यक्ति उल्टा है, इसलिए इसका बायां हाथ किस ओर होगा? दाईं ओर होगा। बस यही काम आपको करना है।
अगर व्यक्ति उल्टा रहे उस केस में चेहरा पश्चिम में है, ठीक है, बायां हाथ पूछेगा तो दाईं ओर हम कर देंगे, दायां हाथ बोलेगा तो किस ओर कर देंगे, बाईं ओर कर देंगे। अब पश्चिम का दायां देखिए क्या होता है, जैसे दाहिनी ओर दिशा होता है पूरब, बाईं ओर दिशा होता है पश्चिम, ऊपर दिशा होता है उत्तर और नीचे दिशा होता है दक्षिण। हमारा आंसर क्या होने वाला है, पश्चिम का दायां। तो देखिए पश्चिम का दायां, यह पश्चिम है और पश्चिम से हम लोग दायां चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर में। देखो दायां कहने का मतलब इस तरीके से चलते हैं ना क्लॉकवाइज, तो यह कहलाता है आपका दायां। और बायां इस तरीके से अगर हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा, तो यह कहलाता है बायां। तो पश्चिम से दायां चलना है तो पश्चिम से क्लॉकवाइज में चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर। यानी उस व्यक्ति का चेहरा कहां पे होगा, उत्तर होगा। उसका मुख कहां है, पश्चिम में, योगा कर रहा है, उल्टा है तो बायां हाथ, अब योगा कर रहा है तो बायां हाथ किस तरफ होगा, बायां बोलेगा तो दायां कर देगा, दाईं ओर, तो पश्चिम के दाईं ओर होगा, तो पश्चिम के दाईं ओर उत्तर, तो हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंभे की ओर मुख करके खड़ा था, खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, अब खंभा का बायां दायां तो होगा नहीं क्योंकि उसको तो हैंड्स होता नहीं है, तो बायां दायां किसका होगा, गोपाल का। तो जिसके भी बाएं दाएं में छाया बने, ऐसे छाया वाले क्वेश्चन में जिसके भी बाएं दाएं में छाया बने आप उस व्यक्ति का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, गोपाल के दाईं ओर। जिसके दाईं ओर या बाईं ओर छाया बनेगा हम उसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। कई बार खंबा की जगह कोई दूसरा व्यक्ति का नाम देता, जैसे राम और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है और परछाई किसके दाईं ओर बन रहा है, राम के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम राम का नाम लिखते हैं। गोपाल के दाईं ओर तो गोपाल का नाम लिखेंगे। जिसके बाएं दाएं छाया बनेगा हम उसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। पुनः सुनिए, हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके बाएं या दाएं में छाया बने। यहाँ बोला है परछाई ठीक उसके दाईं ओर, तो खंभा और गोपाल है, तो खंभा का दायां तो होगा नहीं, मतलब गोपाल के दाईं ओर। अब उसके बाद हम सूर्य की स्थिति लिखेंगे, तो देखिए सूर्योदय का समय है तो सूरज कहाँ पे होगा, सर सूरज तो पूरब में होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसके बाएं दाएं छाया बने, उसके बाद सूरज की स्थिति लिखेंगे। सूर्योदय तो पूरब, सूर्यास्त तो पश्चिम, बस यही दो दिशा होगा सूरज का, पूरब या पश्चिम। और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे छाया किस तरफ बन रहा है, दाईं ओर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दाईं, जिस ओर बनेगा वही लिखेंगे। हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर पूरब का दाईं। अब देखो यह पूरब है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। पूरब का दायां, दायां ऐसे ही चलेंगे ना घड़ी के दिशा में, तो पूरब से दायां चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे तो दक्षिण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दक्षिण। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो कुल मिला के अभी हमने 15 क्वेश्चंस आपको बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोहराया गया है, बार बार आया है, देख सकते हैं यहाँ पे कई बार पूछा गया है। आगे भी इस तरह का सेट लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। अपना कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और साथ ही इसके अलावा जो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रीजनिंग का जो भी टॉपिक हम करा चुके हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। तो वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ, नए सेट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।